राधे राधे। अपना चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था, पृष्ठीय रसायन। ठीक है, इस सरफेस केमिस्ट्री में अपन ने पढ़ा था अधिशोषण। तो अधिशोषण क्या होता है? किसी ठोस या द्रव के ऊपर किसी गैस या द्रव के कण आकर के बैठ जाएं, सांद्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, अधिशोषण। ये चौक है, चौक के ऊपर अगर मान लीजिए कोई गैस के कण आकर के बैठ जाते हैं तो ये अधिशोषण कहेंगे आप इसे। अब अपन पढ़ते हैं अधिशोषण के प्रकार। तो ध्यान देना, अधिशोषण दो प्रकार का होता है। पहला भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। अब अपन एक एक पढ़ते हैं। तो अधिशोषण दो प्रकार का हो गया, एक भौतिक और एक रासायनिक। ठीक है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक और होता है। धनात्मक का मीन्स अगर कण ज्यादा बैठ जाए धनात्मक अधिशोषण, और अगर कण कम बैठे ऋणात्मक अधिशोषण। तो धनात्मक और ऋणात्मक का और जिक्र है। तो अब अपन पढ़ते हैं, ध्यान दें। मैं क्या करता हूं कि ये एक प्लेटिनम है, ये उस पीटी के मैंने परमाणु दर्शा दिए, ये प्लेटिनम ठोस है। आप इसे कहेंगे अधिशोषक। ठीक है, और ऊपर ये मेरे पास एक डाइहाइड्रोजन है। ये डाइहाइड्रोजन गैस है, इसे आप कहेंगे अधिशोष्य। तो आपके पास दो चीजें हो गई, एक अधिशोषक हो गया, एक अधिशोष्य। अधिशोषक सॉलिड है, ठीक है, और अधिशोष्य आपके पास गैस है। अब क्या करें कि ये जो गैस है वो इस अधिशोषक के संपर्क में अगर आती है तो ये पीटी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और इस हाइड्रोजन के बीच और इस पीटी के बीच एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। ये प्लेटिनम ठीक है, और ये आपके पास यहां पर डाइहाइड्रोजन। ये डाइहाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा कि इस डाइहाइड्रोजन के बीच और इस पीटी के बीच यहां पर एक दुर्बल आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा, और ये दुर्बल आकर्षण बल होगा भाई कौन सा, वान डेर वाल आकर्षण बल। तो वान डेर वाल आकर्षण बल उत्पन्न हो गया किस किस के बीच, अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच, और आप इसे कहेंगे भौतिक अधिशोषण। तो ध्यान रखना, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल उत्पन्न होते हैं। और ध्यान रखना, ये प्रोसेस लो टेम्परेचर पर होती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो ये आकर्षण बल खत्म हो जाएगा और ये वापस उड़ जाएगा। ठीक है, तो इस डाइहाइड्रोजन के बीच और इस पीटी के बीच वान डेर वाल आकर्षण बल जनरेट हो गए। आप इसको आपने कहा भौतिक अधिशोषण। अब मैं क्या करता हूं कि यदि मान लो मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तो ध्यान देना यहां पर दूसरे प्रकार का अधिशोषण उत्पन्न होगा। कैसे, ये आपके पास वापस वही पीटी प्लेटिनम
प्लेटिनम भी ले सकते हैं, निकल भी ले सकते हैं, पीडी भी ले सकते हैं। ये पीटी, टेम्परेचर अपन ने बढ़ाया, मैंने कहा रासायनिक अधिशोषण होगा, तो अब क्या होगा कि ये डाइहाइड्रोजन अपने बीच का बॉन्ड तोड़ देगा और इस पीटी के बीच और इस हाइड्रोजन के बीच रासायनिक बंध बन जाएगा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और अब इनके बीच जो बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया भाई रासायनिक बंध। कौन सा बंध बना? रासायनिक बंध। और इसी रासायनिक बंध बनने के कारण आपने इसे रासायनिक अधिशोषण कहा। ठीक है, इस रासायनिक अधिशोषण को आप लैंगम्यूर अधिशोषण भी बोलते हैं और इस भौतिक अधिशोषण को आप वान डर वाल अधिशोषण भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, भौतिक अधिशोषण को वान डर वाल बोलेंगे, इसको लैंगम्यूर बोलेंगे। ठीक है, तो वापस ध्यान दें, अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच अगर दुर्बल वान डर वाल आकर्षण बल हो तब तो आप इसे कहेंगे भौतिक अधिशोषण, और अगर इनके बीच प्रबल रासायनिक बंध हो। अब रासायनिक बंध भी ध्यान देना, यहां पर आयनिक हो सकता है या कोवलेंट हो सकता है। ठीक है, आयनिक या कोवलेंट। तो ये हो गया आपके पास भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर पढ़ते हैं कि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या है। एक बार वापस समझ लें, दुर्बल वान डर वाल आकर्षण बल हो भौतिक और प्रबल रासायनिक बंध हो रासायनिक। भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों में अंतर लेते हैं अपन, और पहला अंतर लेते हैं अपन इनकी प्रकृति। तो ध्यान देना, भौतिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते हैं, और इसका रीजन यह है कि इनमें दुर्बल वान डर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। जबकि अगर आप रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनमें रासायनिक बंध बनते हैं। ठीक है, तो आपके पास भौतिक अधिशोषण हो गया, विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता, रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का होता है। दूसरा अपन बात कर लें यहां उत्क्रमणीयता। तो देखें भाई, भौतिक अधिशोषण में क्या होगा कि अधिशोष्य के कण आकर बैठ जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आकर बैठ जाएंगे, फिर उड़ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। यानी भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। अब बात करें रासायनिक अधिशोषण की, तो रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, तीसरा, अगर आप बंध की प्रकृति लें, ठीक है, तो बंध की प्रकृति में देखें, भौतिक अधिशोषण में कौन से आकर्षण बल होते हैं भाई? वान डर वाल आकर्षण बल होते हैं। और रासायनिक अधिशोषण अपन ने देखा था, तो अपन ने ये देखा था कि रासायनिक अधिशोषण में प्रबल रासायनिक बंध होते हैं। अधिशोषक और
अधिशोष्य के बीच। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, प्रकृति की बात हो गई कि भौतिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते जबकि होते। उत्क्रमणित हो गया, बंध की प्रकृति हो गई, 3 हो गए। चौथा अपन ले लेते हैं टेम्परेचर। तो ध्यान दें, फिजिकल जो अधिशोषण है, फिजिकल अधिशोषण को मैं शॉर्ट में से लिख रहा हूं भाई, ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल अधिशोषण निम्न ताप पर संपन्न होता है और केमिकल जो एडजॉर्प्शन है या रासायनिक अधिशोषण है वो उच्च ताप पर संपन्न होता है। ठीक है, टेम्परेचर हो गया। उसके बाद अपन 5वां लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीन्स क्या है भाई, ये आपके पास अधिशोषक है, इसको आप पीस दें, इसका पाउडर बना दें, तो पाउडर बनाने पर आप ये कहेंगे कि इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल इंक्रीज हो गया। अब यहां पर गैस के कण आकर के ज्यादा बैठेंगे, तो ध्यान रखना, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो अधिशोषण भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो, अधिशोषण भी इंक्रीज होगा, चाहे वो भौतिक अधिशोषण हो चाहे रासायनिक अधिशोषण, दोनों में यही है। तो आपने 5 डिफरेंस देख लिए, एक प्रकृति देख ली, एक उत्क्रमणीयता देख लिया, एक बंध की प्रकृति देख ली, एक टेम्परेचर देख लिया, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया। छठा अपन बात करते हैं सक्रियण ऊर्जा की। सक्रियण ऊर्जा वैसे डिटेल में अपन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है, फिर भी यहां थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो अगला अपन पढ़ रहे हैं सक्रियण ऊर्जा। अगर मान लीजिए मैं एक ग्राफ खींचूं पोटेंशियल एनर्जी के बीच और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच, यानी मैं क्या कर रहा हूं रे कि एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल रहा हूं भाई, ये रिएक्टेंट बदल रहा हूं इसको किस में, प्रोडक्ट में। तो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जब आप बदलते हैं तो इस रिएक्टेंट को इस पहाड़ी को पार करना पड़ेगा और इसके लिए जो इसको एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी सक्रियण ऊर्जा। उस सक्रियण ऊर्जा को मैं एक्टिवेशन एनर्जी ये लिख रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वांडर वाला आकर्षण बल होते हैं, इसलिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो ध्यान देना, भौतिक अधिशोषण में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, क्यों होती है? क्योंकि वहां रासायनिक बंध बनते हैं। तो छठा अपना हो गया सक्रियण ऊर्जा, और 7वां लेते अपन अधिशोषण की ऊष्मा, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो अधिशोषण की ऊष्मा की बात कर रहे थे कि दुर्बल वांडर वाला आकर्षण बल होते हैं भौतिक अधिशोषण में, इसलिए वहां पर जो ऊष्मा बाहर निकलेगी, देखो ऊष्मा बाहर निकलती क्यों है, उसका रीजन ये है, ये अधिशोषक का कण, ये अधिशोष्य का कण, इन दोनों के बीच आकर्षण है। और थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि अगर कहीं भी आकर्षण हो तो ऊर्जा बाहर निकलेगी
और उस बाहर निकलने वाली ऊर्जा को आप अधिशोषण की ऊष्मा कहेंगे। अट्रैक्शन है, ऊर्जा बाहर निकलेगी, अधिशोषण की ऊष्मा। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या है? अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन के कारण क्या होगा? कहीं भी आकर्षण हो, ऊर्जा बाहर निकलेगी। अपन दोनों में आकर्षण है, ऊर्जा बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये जो अधिशोषण की ऊष्मा है, ये होती क्या है? दोनों के बीच, अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच अट्रैक्शन है, ऊर्जा बाहर निकलेगी। जितना आकर्षण होगा, ऊर्जा उतनी बाहर निकलेगी। आकर्षण कम, बाहर निकलने वाली ऊर्जा कम। आकर्षण ज्यादा, बाहर निकलने वाली ऊर्जा ज्यादा। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण में आकर्षण कम होता है, तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण ऊष्मा कम 20 से 40 किलोजूल पर मोल होती है, क्योंकि आकर्षण ही कम है, दुर्बल है। अब अपन बात करते हैं रासायनिक अधिशोषण की। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण की ऊष्मा उच्च होती है, 40 से 280 किलोजूल प्रति मोल। तो सातवां हो गया अधिशोषण की ऊष्मा, और छठा हो गया सक्रिय ऊर्जा। देखिए भाई, नए पदार्थ के निर्माण की अगर आप बात करें तो भौतिक अधिशोषण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भाई। आकर के ओनली बैठता है, तो कोई नया पदार्थ वहां नहीं बनेगा। जबकि आप रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो रासायनिक अधिशोषण में नया पदार्थ बन जाता है। कैसे बन जाता है? देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर अगर ऑक्सीजन आकर के अधिशोषित हो जाए, ठीक है, तो यहां पर नया पदार्थ बनने की संभावना है, या तो CO बनेगी या CO2 बनेगी। नया पदार्थ बन गया ना। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। सिलिका जेल के ऊपर अगर मान लीजिए आकर के जलवाष्प बैठ जाती है, तो वहां कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक अधिशोषण में, और नया पदार्थ बन जाता है रासायनिक अधिशोषण में। टंगस्टन के ऊपर ऑक्सीजन आ जाए, टंगस्टन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, निकल के ऊपर हाइड्रोजन रासायनिक बंध बना ले, निकल हाइड्राइड बन जाएगा। तो नए पदार्थ बनते रासायनिक अधिशोषण में, और नए पदार्थ नहीं बनते भौतिक अधिशोषण में। ठीक है, और यहां 8वां ले लेते हैं अपन, 9वां ले लेते हैं अपन, अधिशोष्य की प्रकृति। तो देखो, अधिशोष्य की प्रकृति में क्या है कि ये आपके पास जो अधिशोषक है, ये गैस के कण दूर दूर हैं। जब ये इसके ऊपर आकर बैठेंगे तो पास पास हो जाएंगे, पास पास हो गए, इसका मतलब ये द्रव में बदल जाएंगे। तो ध्यान रखना, गैस से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वो द्रव में। गैस से द्रव में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो गैस आसानी से द्रव में बदल जाती है, भौतिक अधिशोषण उतना ज्यादा होगा। यानी जिस गैस का द्रवीकरण आसानी से होगा, वहां भौतिक अधिशोषण
ज्यादा होगा। और अपन बात करें रासायनिक अधिशोषण की, तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, दोनों के बीच बॉन्ड बनता है और बॉन्ड बनेगा, इसका मीन्स दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ये अधिशोषक ये अधिशोषक के साथ जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, रासायनिक अधिशोषण उतना ज्यादा होगा। अधिशोष्य की क्रियाशीलता अधिशोषक के साथ जितनी ज्यादा होगी, रासायनिक अधिशोषण उतना ज्यादा होगा। ये लो भाई, अधिशोष्य की क्रियाशीलता जितनी ज्यादा होगी, रासायनिक अधिशोषण उतना ज्यादा होगा। द्रवीकरण जितना ज्यादा होगा, भौतिक अधिशोषण ज्यादा होगा। तो भौतिक अधिशोषण डिपेंड कर रहा है द्रवीकरण पर, गैस द्रव में बदल रही है उस पर, और रासायनिक अधिशोषण डिपेंड कर रहा है अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच रिएक्टिविटी पर। रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, रासायनिक अधिशोषण ज्यादा होगा। द्रवीकरण ज्यादा, भौतिक अधिशोषण ज्यादा। तो ये हो गया अधिशोष्य की नेचर। देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए किसी भी गैस का क्रांतिक ताप अगर ज्यादा है, तो ध्यान रखना उसका अधिशोषण भी उतना ज्यादा होगा। द्रवीकरण भी उतना ज्यादा होगा। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, अधिशोषण उतना ज्यादा होगा। अधिशोषण का मीन्स पास पास बैठने की टेंडेंसी, या फिर मैं कहूं द्रवीकरण की टेंडेंसी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास भौतिक और रासायनिक अधिशोषण और भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में डिफरेंस। ध्यान रखना, इन दोनों को आप इस प्रकार से भी एक टेबल बना सकते हैं लास्ट में। ये टेबल बना लेना आप अपनी कॉपी में लास्ट में। ठीक है, इस साइड ले लेना आप क्या गुण जो मैं ले रहा हूं, 1 2 3 4 5। यहां पर ले लेना आप क्या भौतिक अधिशोषण, और यहां पर ले लेना आप क्या रासायनिक अधिशोषण, और फिर इनमें ये लिख देंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण और इन दोनों में डिफरेंस। एक मैंने आपको कहा था धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक ऋणात्मक का मीन्स ये है भाई, यहां देखें पार्टिकल कम बैठ रहे तो आप इसे कहेंगे ऋणात्मक अधिशोषण, और यहां पर ज्यादा बैठ रहे हैं तो आप इसे कहेंगे धनात्मक अधिशोषण। तो ये एक टाइप और आपके पास हो गया धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण का। ठीक है, धन्यवाद।